ब्रिगेडियर मसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो 243 में तरमीम आई हैं, इसके हवाले से आप क्या वजाहत करते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस क्रिएट करना कितना अहमियत का हामिल है और कितना इससे एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो जनरेट की जा सकेगी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें कि इसका बुनियादी मकसद ये था, ये रिसेंट जो हमारा मार्के हक और बुनियाद महसूस हुआ, और स्पेशली जब उसमें हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे ये हमारा फोकस रहा, चाहे वो स्पेस थी, साइबर वारफेयर थी, लैंड थी और एयर वारफेयर थी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी, और फिर बाकी कोऑर्डिनेशन थी। सो रियलाइजेशन महसूस की गई कि कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी के लिए क्योंकि देखिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तो एक सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट थी और एडवाइजरी रोल में इनका था, लेकिन जब एक्चुअल रोल जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे जरूरत महसूस की गई कि ये सर्विसेज के जो चीफ्स हैं ये मिल बैठें और इस पर फैसला करें। सिंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए आर्मी चीफ का बनना इसलिए भी है कि जो मेजॉरिटी रोल हो या लैंड फोर्सेस का है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं या ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, डिप्लॉयमेंट होती है, लैंड फोर्स का ज्यादा शेयर होता है, सो ज्यादा इनकी वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। तो देखो बेसिकली देखें डिसीजन मेकिंग इजी होगी, कोहिजन होगी, कोऑर्डिनेशन होगी और एम्प्लॉयमेंट बड़ी सही होगी। और जिस तरह ऑलरेडी एक आर्मी रॉकेट फोर्स भी बन चुकी है और अभी एक स्ट्रेटेजिक कमांड भी बन जाएगी, तो तमाम सिनर्जी भी होगी और मेरा ख्याल में इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और ताहम इसमें से कोई लोगों का सोच ये थी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद या कोई पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में इसका कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई नहीं है। वो दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन उनकी चलती रहेगी, अपने पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो करते रहेंगे, लेकिन जब कोई ऑपरेशनल बात होती है तो उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वो वहाँ पे वो एक्शन में आएंगे। ब्रिगेडियर मसूद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर से दहशत गर्दी आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हो गया है, वाना के अंदर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है। ख़ास तौर पर उन लोगों को ख़ास सलाम है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उस कैडेट कॉलेज की हिफाजत की। सबको इस्लाम है जो अपनी जानों की नजराना रोज़ाना पेश करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस वक्त आपको ईस्टर्न बॉर्डर से भी चैलेंज है। कोई पता नहीं है कि इंडिया कब दोबारा वो मस्ती करे और उसको वो सात जहाज़ गिरा के जो अभी सबक नहीं सीखा दोबारा वो मैदान में फिर उतरे और दोबारा कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करे। वेस्टर्न बॉर्डर से आपकी दहशत गर्दी बहुत तेज़ी से आ रही है। तो ये जो तब्दीलियाँ हमने की हैं आइन के अंदर, एम्पावर किया आर्मी चीफ को, तो इसके बाद क्या ये दोनों चैलेंजेस जो है उसमें कोई कमी आ जाएगी दहशत गर्दी के फ्लो में, या उसको डील करने के लिए कोई ज़्यादा बेहतर एफर्ट हो जाएगी? मलिक साहब देखिए, मेरा ख्याल हमारी एक हिस्ट्री रही है और 1950 से अफगानिस्तान के हालात ऐसे रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया में दो मुल्क है, एक इंडिया है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान है। 1950 से इनकी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी इंडिया के साथ, और उस दिन के बाद से हमने देखा कि जो पाकिस्तान में वाकयात में स्पेशली उसका हमने स्पाइक देखी। सरदार दाऊद बने, फिर वो पश्तूनिस्तान का स्ट्रेंथ चला, पश्तून ज़ल्मे बना, वो भी उसमें इंडिया इन्वॉल्व थी। बलोचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनी, अगेन इंडिया एंड अफगानिस्तान उसमें इन्वॉल्व थे, एंड सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन भी उन्होंने पुश किया। अब देखें कि इन हालात में इसके बावजूद जो जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं अनटिल द प्रेजेंट अफगान तालिबान रजीम, किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान की उन कंट्रीब्यूशन, उन खिदमात को, उन कुर्बानियों को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। पीक टाइम में 55 लाख रेफ्यूजीज को हमने यहाँ पर पाकिस्तान में एकोमोडेट किया, उनकी जंगें हमने लड़ी, वी फैसिलिटेटेड, हमने आज सब कुछ किया। अब देखें कि हमारे लिए उनने ऊपर दहशतगर्दी के लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पर फितनल ख्वारिज को भी यूज कर रहे हैं, फितनल हिंदुस्तान को भी यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान हैज बिकम एन इंडियन प्रॉक्सी। लेकिन हम ये समझते हैं वेस्टर्न बॉर्डर जो भी है एक फुल फ्लैश थ्रेट हमारे लिए नहीं है, लेकिन इनकी शदीद ख्वाहिश है, इंडिया की भी ख्वाहिश रही है, अफगानिस्तान की भी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को दोनों साइड से उस पाकिस्तान को फिक्स किया जाए। मैं आपको एक कोट करता हूँ, माय एनिमीज एनिमी, अविनाश पलीवाल की किताब है, उसमें उसने कोट किया है कि सरदार दाऊद ने एक लेटर लिखा इंडियन गवर्नमेंट को और उनको कहा कि यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम इन द ईस्ट, वी वुड टेक अ फाइट इन द वेस्ट, और उन्होंने कहा सो दैट वी कैन फिक्स पाकिस्तान। सो इनकी अप्रोच वो वहीं से है। सो पाकिस्तान की ये कभी खैर खा नहीं रहे डिस्पाइट अवर सिंसियरिटी। सो सही यही पॉलिसी अफगान तालिबान रजीम भी यही कर रही है।
दे आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पश्तून्स, उनको यूज कर रहे हैं। कभी पश्तूनिस्तान की बात करते हैं। मैं तो अभी मैंने रिसेंट एक आर्टिकल लिखा था द पेट्रियाटिक पश्तून्स, तो उसमें मैंने यही लिखा था 4 करोड़ पश्तून तो पाकिस्तान में है, 1.5 करोड़ वहां पे है। वो जो लर और बर की बात करते हैं वो आए पाकिस्तान में आके जम हो जाएं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर जो पश्तूनों का है वो कराची है, उसके बाद पेशावर है। आपने ब्रिगेडियर साहब ये बात अच्छी की है कि आपको उसके ऊपर अपना क्लेम करना चाहिए कि ये जो पश्तून इलाका आपके पास है ना, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बना है, तो फिर वो यूनिटी वैसे ही कायम हो जाएगी। ब्रेक करीब आ गई, आपका बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब, क्या बिगेस्ट अचीवमेंट है 27वीं तरमीम की, आइनी अदालत या फील्ड मार्शल के ओहदे को जो इजाफी इख्तियार दिए गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा आपने नया मुतारफ़ करवाया? थैंक यू जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आप अगर इसकी बात करें तो मैं टोटलिटी के ऊपर बात करूँगा, और जो इसका स्पिरिट है वो ये है कि जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, और पार्लियामान मजबूत हो और साथ ही आपके डिफेंसेस और आपके जो पूरा सेटअप है ये मजबूत हो। इसमें जो सबसे मजबूत कैसे हुई है? देखें, आपने सबसे पहले जब 184 के ऊपर आपने बात की कि यहाँ बैठी हुई हुकूमतें, चलती हुई हुकूमतें जो मईशत को बेहतर कर रही थी, जो पाकिस्तान को चला रही थी, और उनको घर भेज दिया गया सिर्फ एक लेटर के ऊपर, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, किसी को शक्ल ना पसंद होने के ऊपर, या किसी को कोई और वजह उठाकर। यहाँ सुमो मोटो एक्शंस जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर लिए गए कि जिस चीज़ को आपने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना था कि मैं आप बड़े लीडर्स की तो बात छोड़ दें, आपने मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को भी डिस्क्वालीफाई किया इन चीज़ों के ऊपर, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल। देखें, आज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस की, आइनी कोर्ट की बात हुई है। मैं अपने जितनी भी एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मैं ये बात करता हूँ कि जो आइनी केसेस हैं उनका जो टोटल अगर आप परसेंटेज देखें तो 8% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आपके अवाम का या कोर्ट्स का 92% ऑफ द केसेस हैं वो डिलेड और बैकलॉग में थे, क्योंकि ये 8% केसेस जो हैं ये आपका 2-2, 3-3 महीने लेते थे, और आपके सिविल, और क्योंकि यही जजेस थे, यही बेंचेस थे, और उसमें बैकलॉग इतना था कि 20-22 साल का बैकलॉग है कि मेरे दादा ने केस किया तो शायद आज पूरी एक जनरेशन ख़त्म होगी और आज उनका पोता उन केसेस को देख रहा है। ये जो 92% केसेस थे ये अवाम की आवाज़ बनकर ये आइनी कोर्ट्स सामने आए हैं। जो 92% केसेस हैं वो अलग चलेंगे, और ये 8% अलग चलेंगे जिनको आइनी बेंचेस, आइनी कोर्ट्स कहा जाएगा, उस पर चलाएंगे। दूसरा, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वाली चीज़ आपके सामने है। दुनिया में महज़ब तरीन माशरों में आपके जर्मनी की बात कर लें, जापान की बात कर लें, फ़्रांस की बात कर लें, जहाँ लामहदूद टाइम के लिए कोई जुडिशल पोस्टिंग नहीं होती। पीपल आर ट्रांसफर्ड और उनको मूव किया जाता है। उनको आप या मैं मूव नहीं करते, उनको वही लोग मूव करते हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, जो बॉडी उनको चूज़ करती है वही उनको मूव भी करती है। इसकी रीज़न क्या है कि इट्स ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं।